तो क्या अगले जन्म में भी आप एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चाहेंगे? आप लोग की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। सर आपने मैम को पहली बार कब देखा था? देखिए हम लोग की शादी को अब अगले साल 50 वर्ष हो जाए। यदि बिल्कुल भी झगड़ा नहीं है इसका मतलब है कि आपको इस दूसरे से मतलब ही नहीं। सॉरी कह देता हूँ। और ये मैंने कुछ जोर के बोल दिया कि मैं एक बार यूएसए गया। मेरी माताजी का देहांत बहुत अर्ली एज में हो गया, तो एक अनुशासन जो है परिवार में होना बहुत जरूरी है। मैं पूरे कॉलेज को वहाँ पे शिफ्ट कर सका। बाहर जाना पड़ता था 15-20 दिन के तरह लिए। तरीके की या शराब पीने वाले हों या किसी तरह के जुआ खेलने वाले हों, ऐसे लोगों से कभी अपना संपर्क नहीं हुआ। और बिल्कुल ही नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। बच्चे के दिमाग में कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा सर? वैसे भी सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड का है। कोचिंग का इतना बोलबाला है, कोचिंग कल्चर है पूरा। ये काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। बच्चे को बहुत जरूरत नहीं है कोचिंग की। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बोर्ड्स भी हमारे समाज को, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को विलेज में भी काम मिल सकता है और उनको अपने पैरों पे खड़े होना। ये कंसेप्ट हमको लाना पड़ेगा इंडिया। वहाँ पर इंडस्ट्री डिमांड करती है। टू पीट के परफेक्ट कर दिया है, तो अब किसी और के पास नहीं जाना, हमारे साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो स्वर्ण युग था जहाँ पे भाईचारा बहुत अच्छा था, समन्वय था, लोगों में सौहार्द था, ईमानदारी थी। सॉरी टू से, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम, सर की कोई खास बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और आपने में कितनी भी देवी पूजन कर लीजिए मैडम, आपकी लाइफ में नहीं होती। मीना कुमारी की शादी कब तक हो जाना था, तो मीना कुमारी को यस कर दे देंगे। कैसा घर मिलेगा और चूल्हा चौका ही करना है। जो गांव के लोग हैं उनको ये लगेगा कि हमारा बच्चा कॉलेज में नहीं है, कि हम हर व्यक्ति को हायर एजुकेशन चाहिए। और आपको डाउट हुआ हो, फिर आपने जासूसी करवाई हो। और दोनों ही अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार भी है। बट आई एम एन इंजीनियर, ये कि बगैर कोचिंग के सफल नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग सोचे कि चलो शहर चले। तो यहाँ बहुत सारा अनेक्वालिटी है, असमानता है। ये कंसेप्ट हमको लाना पड़ेगा इंडिया। सो मच, थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद। सर डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव एक कलेक्टर के सुपुत्र हैं, आईपीएस बिटिया के प्यारे पिता हैं, ब्यूटीफुल प्रिंसिपल मैडम के पतिदेव हैं, खुद एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और एक हायर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं। तो सर एक आम इंसान जिसकी ख्वाहिश रखता है, जिसकी तमन्ना रखता है, वो आपने सब हासिल कर लिया। आपको क्या लगता है सर कि जो चाहिए था जीवन से सब मिल गया है, या कोई सपना, कोई काम, कोई मकसद अभी अधूरा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो पूरी तरह से अपने संतुष्ट अपने जीवन से। मुझे जो मिलना था वो मिल गया है, और मैं इस पर विश्वास रखता हूँ जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ सार्थक प्रयास जीवन समाज के लिए करते रहना चाहिए। और उसमें स्वयं को भी संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ सार्थक कार्य समाज के लिए किया। ये मैं इसी उद्देश्य से जो एकेएस यूनिवर्सिटी में हूँ अभी वर्तमान में आफ्टर रिटायरमेंट, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि भाई कुछ मेरे द्वारा भी कुछ वेलफेयर स्टूडेंट्स का हो जाए, फैकल्टीज़ का हो जाए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एनहांसमेंट में, यूनिवर्सिटी के एनहांसमेंट में तो अगर कुछ मेरा योगदान हो सकता है तो मैं उस पर प्रयासरत रहता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि सर के साथ हमारे देश के धर्मपत्नी मैडम भी हैं, और मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल की बात विजय सिंह के साथ शो में। मैडम, एज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, एज अ गवर्नमेंट प्रिंसिपल, एक बहू, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ के रूप में काफ़ी सराहनीय जीवन रहा आपका। तो कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। मैं जब अपनी जिंदगी को शुरू से देखती हूँ पीछे मुड़ के, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और जो कुछ भी मतलब मुझे मिलना चाहिए था वो सब मुझे मिला है। मेरे पिताजी के कॉलेज में अध्यापक थे, और उनसे ही मुझे डरना नहीं। और मैं जब अपने महाविद्यालय में जाती थी, पढ़ती थी, तो जो महिला टीचर्स पढ़ाती थी, प्रोफेसर, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी कॉलेज में पढ़ा सकूं, और इसी प्रेरणा के साथ मैंने ये एग्जाम सीएसपी का दिया, उस सब पे हुआ, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। उसके बाद सर के साथ विवाह हुआ। यहाँ भी आने के बाद बहुत अच्छी जिंदगी बीती है ईश्वर के आशीर्वाद से। बच्चे भी 3 मेरे बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, और सर की तरफ से भी विशेषकर मुझे सर्विस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, एक ही सर्विस में होने के कारण। और कोई ऐसी परेशानी नहीं रही, ईश्वर की इतनी कृपा रही, तो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है।
मैं मेरा जो सर से क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपसे भी है कि एक आम इंसान जिसकी कल्पना करता है ना वो सब कुछ मिला आप लोगों को, आपको भी। तो मैम कुछ ऐसा कुछ तमन्ना, कोई सपना, कुछ ख्वाहिश बाकी है कि संतुष्ट है जीवन से, बस भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हैं? या कोई मैसेज, कोई मकसद, कोई सपना जो अधूरा रह गया हो, कोई ख्वाहिश कि काश थोड़ा और टाइम मिला होता तो ये भी कर लेते, कुछ ऐसा है क्या मन में? ऐसा तो कुछ वो नहीं है, बट ज़रूर ऐसा लगता है कि कुछ समाज के लिए करें। जैसे कभी-कभी हम अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम वगैरह जाते हैं फिर तो इसमें और इच्छा होती है कि हम और कुछ समाज को दें या कुछ और जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, किसी की मदद करें। पर जितना मैं सोचती हूँ उतना कर नहीं पाती हूँ। तो सर ऐसा सोसाइटी में एक ऐसा कल्चर है कि जो पेरेंट्स, माता-पिता रिटायर हो जाते हैं, तो बच्चों के पास एक प्रेशर होता है कि अगर रिटायरमेंट के बाद भी पेरेंट्स को काम करना पड़ रहा है, तो बच्चों के ऊपर दबाव आता है कि यार रिटायरमेंट के बाद भी पेरेंट्स काम कर रहे हैं, इनकी एज हो गई फिर भी काम कर रहे हैं। तो उसको तो अच्छा नहीं माना जाता है, बच्चों पर प्रेशर आता है। हमें भी कहा जाता है कि यार फिर ऐसी मतलब ऐसे बच्चे किस काम के कि यार रिटायरमेंट के बाद भी इस एज में भी काम करना पड़े। तो इस मिथ को क्या ये मतलब जो सोसाइटी में है ये सही है या गलत है? कि अगर बॉडी अलाउ कर रही है, मेंटली हम फिट हैं और कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। अमिताभ बच्चन की हम बात करें तो अभी इस एज में भी वो काम कर रहे हैं, है ना? हाँ। तो ऐसा कुछ गलत नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना मेरा चाहेंगे? हमारे दर्शकों को बताएँ। मेरा तो जो व्यक्तिगत अपना सोच है, वो ये कि मेरे बच्चों में ये भावना नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक मैं अब फिज़िकली फिट हूँ, तब तक मैं अपना काम करता रहूँगा। मुझे कुछ काम करने का अवसर मिला है यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो मैं उसी दृष्टिकोण से ये काम कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट ये भी है कि मेरा एग्रीकल्चर फार्म भी यहीं पास में है, तो मैं उसको भी सुपरवाइज़ करता हूँ। मतलब आप अभी प्रो वाइस चांसलर भी हैं, एग्रीकल्चर फॉर्म भी देख रहे हैं और मैडम के साथ भी कोऑपरेट करते हैं। सर हमारे देश में बात इक्वालिटी की होती है, लेकिन अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो यहाँ बहुत सारा अनइक्वालिटी है, असमानता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और हम अगर हायर एजुकेशन में जाएँ, तो वहाँ पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू मतलब यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बोर्ड्स भी हमारे समाज को, देश को बाँटने का काम कर रहे हैं। तो क्या वन नेशन, वन एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है यहाँ पर? ऐसा कुछ हो जाए, सबको एक जैसी शिक्षा मिले? क्योंकि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और या सीबीएसई का स्टूडेंट है, उनको अलग-अलग नज़र से देखा जा रहा है। तो ये अनइक्वालिटी जो है, ये जो असमानता है, इससे कहीं न कहीं डीमोटिवेशन भी होता होगा स्टूडेंट्स के बीच में। तो सर ऐसा कोई सुझाव आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे या? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सोच है कि भारत एक बहुभाषी देश है, तो इसलिए ये हम प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते कि सभी लोग मतलब हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें या अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करें। वैसे पॉलिसी जो अभी घोषित हुई है एनईपी की, उसमें ये है कि जो मदर टंग है जिस प्रदेश की, वहाँ उसमें ही एजुकेशन दिया जाए, प्राथमिकता उसको दिया जाए। फिर भी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम हो, तो इस पे तो मैं सहमत हूँ कि जैसे यदि सीबीएसई का सिलेबस है, तो सीबीएसई का सिलेबस यूनिफ़ॉर्मली लागू किया जाए, तो ज़्यादा अच्छा वैसे भी ये सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा-सा ज़्यादा स्टैंडर्ड का है, सीबीएसई का ज़्यादा। तो एक किया जा सकता है, कालांतर में मतलब ये हो जाएगा, एक भी हो सकता है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सवाल है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी यूजीसी का उसमें से रहता है और यूजीसी की गाइडलाइंस में भी रहता है कि कम से कम मिनिमम आपको बेसिक चीज़ें यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार ही सभी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना है। वो वन नेशन वन एजुकेशन हाँ, तो ये है उस दिशा में अग्रसर है, से भी काम कर। उस दिशा में अग्रसर हैं हम लोग। सर, मैडम, देश दुनिया के काफ़ी किस्से हो गए, समाज के काफ़ी किस्से हो गए। अब मैं थोड़ा-सा पर्सनल क्वेश्चन, हँसते गुदगुदाते क्वेश्चन से अपने दर्शकों से चाहूँगा कि आप शेयर करें। मैम आप लोग की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। सर आपने मैम को पहली बार कब देखा था? नहीं, हमने तो पहली बार तभी देखा जब इनको देखने के लिए बुलाया गया था भोपाल में। पे बुलाया गया था। तो देखते ही आपने महसूस कर लिया कि शी इज़ अ परफेक्ट तो हमारे साथ और भी हमारे परिवार के लोग भी फैमिली मेंबर्स थे। थे, हम अकेले नहीं देखे। तो आपने वहाँ पहली बार ही देखने में हाँ, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है भोपाल, बिड़ला मंदिर, वहाँ पे ये आई थी, अच्छा, तो वहीं सब हमारे भाई-बहन भी थे, हमारे अच्छा। बहनोई साहब भी थे। मैम जब पहली बार आपने सर को देखा, तो क्या लगा? ही इज़ अ परफेक्ट फॉर योर जीवन साथी? हाँ, देखिए हम लोग की शादी को अब अगले साल 50 वर्ष हो जाएँगे। अच्छा 50 इयर्स ओह! कांग्रेचुलेशंस जी। इससे ज़्यादा तो उस समय 50 साल पहले का मतलब ज़माना था कि ठीक था,
हमारे पापा और हमारी बुआ गई थी साथ में, और पहली बार मतलब मेरे साथ ये हुआ कि हम पहली बार ही शादी की बात चली और हम गए वहाँ रह के। तो ऐसा कुछ बस देखा और जैसा कि ठीक है क्या था, मम्मी पापा कहेंगे। अच्छा, मतलब वो जो कल्चर था कि मम्मी पापा ने जो कह दिया और अपन ने कर ली वो चीज। संजय पापा को और जो कहेंगे तो वहाँ अपन को वहाँ करना, हमें अच्छी तरफ से कोई चॉइस पता नहीं थी। मैम सर की कोई खास बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? सर की खास बात कहने या इसको खास ना भी कहें कि दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा शांत के प्रति समर्पित रहते हैं। जैसे कि ठीक है, कोई भी हमारे यहाँ आएगा तो उसको बराबर का काम हो या ना हो, लेकिन उसका प्रयास पूरे समय वो पूरे करते हैं। और किसी कोई भी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं जाता कि यदि मतलब आया हो और ये कह रहा है कितनी भी थके आएंगे, लेकिन उसको बराबर बिठाना, उसकी पूरी बात सुनना, ये सारी चीज़ें हैं। और कोई किसी प्रकार का हमारे कोई छल कपट नहीं है, ये चीज़ है। अच्छा, ये क्वालिटीज अच्छी लग रही है। सर अब आपकी बारी। मैम की सबसे अच्छा क्या अच्छा लगता है? मैम की क्या खास बात है? मैडम हमारा पूरा ध्यान रखती हैं, मैडम आपका पूरा ध्यान पूरा ध्यान रखते, नाश्ते से, खाने से, अच्छा। चाय से, ये हमें सब पूरा ही काम अब तो करती ऑटोमेटिक अगर करती। पुनर्जन्म मिले तो सर आपको भी मिले, आपको भी मिले, तो क्या अगले जन्म में भी आप एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चाहेंगे? नहीं, ये तो ठीक है, इस मामले में तो परफेक्ट है हमारे लिए। परफेक्ट है ना? ऊपर वाले से कोई कंप्लेन नहीं है। मतलब ये बंधन जो है मैं 7 जन्मों का मान सकता हूँ। क्या आपने 7 जन्म के लिए मान लिया सर को? ये भी ठीक है, इतना हम भी वही चाहेंगे। अच्छा। उसका कारण भी ये है कि अब इतने सालों से तो देश समझ लिया जिसको, अपनी तरफ से ठीक भी कर दिया। फिर सबसे तो फिर भी कर दिया ठीक। मैं तो फिर ये सही कर दिया, इसी से परफेक्ट है। अच्छी ज़िंदगी निकल गई। अब इससे अच्छा और क्या होगा? क्या हो सकता है? कि जो है यही तो अभी है ना, बताओ कहने का मतलब है टू पीट के परफेक्ट कर दिया है, तो अब किसी और के पास नहीं जाना, आप हमारे साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा रिस्क क्यों लेंगे? और इसको क्यों ले? और अच्छी ज़िंदगी जितनी जीवित याददाश्त बचाता हुआ है। और हम सर अपने यंग लाइफ में काफ़ी हैंडसम है, अभी भी काफ़ी हैंडसम है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऑफिशियल टूर में गए हों और आपको डाउट हुआ हो, फिर आपने जासूसी करवाई हो, ऐसा कुछ नौबत आई है क्या कभी? कभी नहीं आई। ऐसा कभी नहीं आई? मतलब सर की कोई जासूसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब सर वैसे भी काफ़ी अ, इस ऑनेस्ट है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अ, मैम कभी आपका झगड़ा हुआ हो, होता है हस्बैंड वाइफ में हमेशा होता है ना? तो आप इतना झगड़ा हो गया हो कि आप रूठ के मायके चली गई हो, तो सर आपको मनाने आए हों, कोई गाना गाया सर, क्या किया था सर? ऐसा हुआ है क्या? प्रैक्टिकल प्लीज़ बताइए हमारे दोस्त को। उतने झगड़ा कभी नहीं हुआ कि हमको मायके जाने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि हाँ भाई, हस्बैंड वाइफ है तो थोड़ा बहुत तो चलती है, और वो ज़रूरी भी है। जिससे जहाँ प्यार और सच एग्ज़िस्ट, यदि बिल्कुल भी झगड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि आपको एक दूसरे से मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं है, बिल्कुल। तो झगड़ा होता है, कई बार होता है झगड़ा, माने कि ये कैसे मनाते हैं मैडम को अक्सर? आप रूठ जाती हैं मैडम, I'm sure रोती होंगी। आप पहले सॉरी बोलते हैं, कैसे मनाते हैं क्या? सॉरी कहते तो और ये मैंने कुछ जोर के बोल दिया। मैं भी गलती ज़्यादा करते हैं। अच्छा सर ज़्यादा गलती करते हैं, तो सर को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलते सर अगर मैडम के लिए कोई आप गाना गाना चाहें, कोई फ़िल्मी गाना। कह रहा है, मैम आप मैंने सुना है कि आपको हिंदी फ़िल्में बहुत पसंद है, तो आप सर के लिए कोई गाना गाइए ना प्लीज़। हैं, गाना नहीं आता मुझसे, गाते हैं? कुछ भी। नहीं आता बिल्कुल गाना। मैडम सर को आपने आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? आई लव यू। अभी वो ये तो मैं बैठा तो ध्यान नहीं है, आई लव यू बोला होगा, मतलब कभी बोला होगा, पर अभी आप ध्यान नहीं। बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये तो समझ गए। मैम आप हिंदी के प्रोफ़ेसर हैं, है ना? लिटरेचर है, आपके पास तो लिटरेचर का खजाना है। तो सर के लिए कोई कविता अगर बोल दें आप, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। आज का उसका युवा वर्ग जो बहुत दिग्भ्रमित हो रहा है और कई बार निराश होकर गलत कदम भी उठा रहा है, और उनके लिए भी। और उन्हें जब मुख्य साल मैंने पढ़ाई पढ़ाया बच्चों को, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहती थी, युवा वर्ग के लिए यही कहती थी कि जो 2 पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं बीती। सर आप हुँ। हिंदी फ़िल्में देखती नहीं फ़िल्में हम बस जब ये कहती है तो फिर चले जाते हैं साथ में। जब ये कहती है ये फ़िल्म अच्छी लगी है हैं? टॉकीज़ सर में। कोई फ़ेवरेट 3 अपने फ़ेवरेट एक्ट्रेस का नाम बता सेम वैसे। कुछ एक्ट्रेस के नाम याद है, कुछ हीरोइन वगैरह? हीरोइन क्या ब पुरानी फ़िल्में याद है थोड़ी-सी, मीना कुमारी की फ़िल्म देखी है, पाकीज़ा है, वो देखी है। और ये नूतन की एक फ़िल्म देखी तो बड़ी बहुत अच्छी आई थी वो। और ये मनोज कुमार की थी उपकार। आपका अच्छा। ऐसी फ़ेवरेट एक्ट्रेस कौन-सी है सर? हैं? फ़ेवरेट एक्ट्रेस कौन-सी है? हीरोइन कौन-सी है? किसको ज़्यादा नहीं मुझे तो वैसे तो इनका अच्छा
मीना कुमारी का तो रोल बहुत अच्छा लगता। मान लीजिए मैडम आपकी लाइफ में नहीं होती, मीना कुमारी की शादी का प्रपोजल आया था, तो आप मीना कुमारी को यस कर देते क्या? सर सोच के बोलिएगा कि मैडम नहीं ऐसा ये ऐसा ऐसा कोई ख्वाब नहीं है ऐसा ऐसा कोई खौफ नहीं था। और न ऐसी कोई जो बात की सुन। मैम आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, इतनी अच्छाई फैमिली से भी हैं, तो मैम कभी आपका मन नहीं किया कि मैं भी मॉडल बनूं, एक्ट्रेस बनूं, फिल्म लाइन में जाने का ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं आपने? मैडम हमारे देश में भारतीय नारी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय नारी काम से लौटकर काम पर जाती है। तो एक वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो कितना चैलेंजिंग होता है ये? आपने भी एक लंबा करियर दिया है गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो आपको क्या लगता है कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि यार घर भी है, बच्चे भी हैं, पतिदेव को भी सँभालना है, बच्चों को भी सँभालना है, सास है और फादर इन लॉ है, बहुत सारे लोग हैं। तो वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ के बीच में जो चैलेंजेज़ होते हैं, उसको आपने कैसे बैलेंस किया और परिवार का क्या सपोर्ट रहता है? और आप जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जिन्हें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, तो उनके परिवार को, उनके फैमिली को आप हमारे दर्शकों के माध्यम हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, अपना वर्किंग और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकें? देखिए, आज के माहौल में किसी भी महिला का वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सके और आज हो भी रहा है ये सब। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आपको हस्बैंड का या उल्लास का सपोर्ट नहीं मिला, तो ज़रूर दिक्कत जाती है। जैसे जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मेरी सर्विस ऐसी रही कि मैंने हमेशा कॉलेज में पढ़ाने का ही काम किया और उसमें कोई बहुत ज़्यादा घंटे हमको नहीं देना पड़ते थे। तो सुबह-शाम मेरे पास रहता था। फिर हमारे मेरी दादी सास साथ में रहीं और सर का भी सपोर्ट मुझे मिलता रहा और फिर सर्वेंट वगैरह भी रहते थे। तो कुछ चीज़ें ज़रूर हैं कि जैसे बच्चे छोटे थे तो मेरा पीएचडी में कुछ लेट कर पाई नहीं, 12 रिफ्रेशर कोर्स हमारे यहाँ उस समय कंपल्सरी था करना। उसके लिए बाहर जाना पड़ता था 15-20 दिन के लिए, वो हमारा लेट हुआ, जैसे बच्चे छोटे थे तो नहीं जा पाए। तो इन सब से थोड़ा-सा प्रमोशन में देरी हुई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे खुशी है कि मैंने अपने मतलब काम भी पॉलिश का भी पूरी ईमानदारी से किया और जहाँ तक संभव हुआ मैंने घर भी सँभाला। सर एक मेरा जो सवाल है, हमेशा मेरे मन में आता है कि आज कोचिंग का इतना बोलबाला है, कोचिंग कल्चर है पूरा। चाहे वो यूपीएससी, आईएएस की कोचिंग की हम बात करें या नीट या जेईई की बात करें, बिना कोचिंग के ऐसा माना जाता है कि सिलेक्शन नहीं हो। तो यहाँ पर 2 फैमिलीज़ की मैं बात करूँगा। एक ऐसी फैमिली है जो जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, रिच फैमिलीज़ हैं, जो अपने बच्चों को एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करा देते हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। अगर सिलेक्शन हुआ तो ठीक है और सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो वो अपने बच्चों को कुछ ढंग का करा लेंगी। दूसरी तरफ उस फैमिली का बच्चा है, जो टैलेंटेड है, 90% होल्डर है, उसका भी सपना है कि वो आईएएस बने, देश की सेवा करेगी। लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी कोचिंग्स में एडमिशन दिला सकें, अच्छी कोचिंग दिलवा सकें। तो वो पेरेंट्स अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए, उसे आईएएस बनाने के लिए, उसे आईआईटी में सिलेक्शन दिलाने के लिए अपना मकान गिरवी रखते हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं। तो जो पेरेंट्स अपना मकान गिरवी रखते हैं, ज़मीन बेचते हैं, उस बच्चे के दिमाग में कितना ज़्यादा प्रेशर होता होगा सर? तो सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि कहीं न कहीं जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते, कोई 1 नंबर से रह जा रहा है, कोई इंटरव्यू में फेल हो जा रहा है, तो सर आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान होना चाहिए इन बच्चों के लिए भी, जिन्होंने इतना टाइम दिया है? क्योंकि देखिए अगर कोई 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब ही इज़ टैलेंटेड, उसके पास टैलेंट तो है, तो उस टैलेंट का कैसे यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट? कोई प्लान आपके दिमाग में हो, आपके प्रोफेसर्स भी हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ दर्शकों को हमारे या सरकार को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? इसमें मेरा जो सोच है इसमें वो ये है कि बच्चे का टैलेंट बचपन से ही मालूम पड़ जाता है, बच्चे में कितना टैलेंट है। अगर पेरेंट्स हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स अगर टैलेंट के हिसाब से बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से अगर मोटिवेट और गाइड करें, तो बच्चे को बहुत ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। ये हमारी एक अवधारणा बन गई है कि बगैर कोचिंग के सफल नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे रिक्शे वाले के भी यानी गाँव के किसान के बच्चे, बहुत से रिमोट एरियाज़ के भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे में क्या टैलेंट है, यदि उसको टीचर्स भी थोड़ा-सा उसको एनकरेज करें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को कोचिंग के लिए किसी संस्थान में जाना पड़े।
तो अगर हम अपने स्कूल एजुकेशन में वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, मतलब ज़रूरी नहीं जो बच्चा स्कूल जा रहा है, भले गरीब का बच्चा है, लेकिन अगर उसमें टैलेंट है और टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग को मैं बहुत फ़ोकस करना चाहता हूँ कि काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को किस लाइन पे जाने लायक है, अगर हमारे काउंसलर उस तरह के स्कूल लेवल पे और ऊपर लेवल पे हों, तो बच्चे को सही गाइडेंस मिल सकता है कि उसको कैसी तैयारी करना चाहिए। सर एज ए गवर्नमेंट प्रिंसिपल आपका काफ़ी लंबा कैरियर रहा है। नाउ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या चैलेंजेस हैं सर गवर्नमेंट बॉडी में काम करना? क्या लिमिटेशंस हैं वहाँ पर? क्या रिसोर्सेज की कमी है? और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेहतर कर पा रहे हैं गवर्नमेंट के अपेक्षा? इन दोनों के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। ऐसा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने मतलब काफ़ी लंबा समय गुजारा है और एज ए प्रिंसिपल मैं 6.5 साल 7 साल करीब रहा हूँ। 3 साल मैं पीआरओ भी रहा हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी, स्टेट पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो रूल्स रेगुलेशंस को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है और मैंने रूल्स रेगुलेशंस को समझ करके ही सारे निर्णय लिए और जो जिसको मदद दी जा सकती थी या की जा सकती थी वो रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत ही किया मैंने। और जहाँ तक इसका है प्राइवेट सेक्टर का, तो प्राइवेट सेक्टर में निश्चित तौर से डिसीजन मेकिंग एक आदमी के हाथ पे रहता है और गवर्नमेंट सेक्टर में एक पूरी हायरार्की रहती है। तो वन हैज़ टू ऑब्जर्व द हायरार्की एंड द सिस्टम और रूल्स रेगुलेशंस स्पष्ट दिए हुए रहते हैं। जीओजी के हैं, फाइनेंशियल रूल्स हैं, ये रेगुलेशन सब रहते हैं। वित्तीय संहिता रहती है, भाग 1 भाग 2 रहती है मध्य प्रदेश शासन की फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो उसके अनुसार गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना पड़ता है। तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो मैंने ऑब्जर्व काम किया वो सब रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत ही किया। और जो भी डेवलपमेंट के भी कार्य किए मैंने, तो वो डेवलपमेंट के भी काम मैंने बहुत किए उस समय, क्योंकि ये कॉलेज दो बिल्डिंग में चलता था मेरे आने से पहले। जब मैं प्रिंसिपल होके आया तो ये कॉलेज यहाँ पे एक तो साइंस फैकल्टी यहाँ स्टेशन रोड पे थी, प्रिंसिपल का ऑफिस यहाँ था और आर्ट्स और कॉमर्स रीवा रोड पे गहरा नाला पे लगता था। तो मैंने आने के बाद निर्णय लिया कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, विचार किया, मंथन किया और मैंने इसका प्रयास किया कि कॉलेज एक जगह शिफ्ट हो जाए। तो इत्तेफाक से उस समय जो कलेक्टर भी थे मिस्टर मीणा साहब, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया और हमने फिर कॉलेज को शिफ्ट करने के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से भी पहल की और हमें मतलब शिक्षा विभाग का भी था कि एक जगह हो जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 50 साल से मतलब कॉलेज 2 बिल्डिंग में चल रहा था। तो मुझे ये सौभाग्य मिला, अवसर मिला कि मैं पूरे कॉलेज को वहाँ पे शिफ्ट कर सका। उसके लिए जो भी विकास करना था, लैब वगैरह शिफ्टिंग थी, बिल्डिंग बनानी थी, उसके लिए जहाँ भी रिसोर्स हो सकते थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहा, फैमिली बैकग्राउंड, तो मुझे मालूम था कि कहाँ से क्या सपोर्ट लिया जा सकता है, किससे रिक्वेस्ट किया जाए और अगर हम रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार काम करते हैं तो मदद करने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। अवसर मिला कि मैं पूरा कॉलेज शिफ्ट किया। पहले मैंने अपना प्राचार्य का कार्यालय शिफ्ट किया इनिशियली, उसके बाद फिर मैंने 1 साल मुझे लगा पूरा, बिल्डिंग का जो भी लैब वगैरह की फैसिलिटी कम थी, उसकी वजह से साइंस वाले वहाँ नहीं जाना चाहते थे। तो वो सब फैसिलिटी डेवलप करने में मुझे पीडब्ल्यूडी है, पीआईयू है, इन सब से मतलब हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाया और लैब का सामान जो है पूरा बगैर किसी नुकसान के लैब का पूरा टेंडर निकाला और उसके आधार पे एक जबलपुर की पार्टी थी जिसको बहुत अनुभव था, सामान कोई भी ब्रेक नहीं हो, उस पूरा सामान शिफ्ट हो गया लैब का। सर हमारा देश युवाओं का देश है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारी है, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है सर कि बेरोजगारी के क्या कारण हैं? क्या मतलब एजुकेशन सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है या युवाओं की सोच जिम्मेदार है या कोई पॉलिटिकल कारण है इसका? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर भी हैं सर और एज ए प्रिंसिपल वर्क किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मैं चाहूँगा सर पॉइंट टू पॉइंट बेरोजगारी के कुछ मेन रीजंस बताएं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करें। हमारे दर्शक ये सुने, हमारी गवर्नमेंट बॉडी भी इसको एक्सेप्ट करे। अब मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ अभी इस समय। पहले बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 65% युवा है इंडिया में और यहाँ लगभग 8% से अधिक 8.64 करीब बेरोजगारी का प्रतिशत है। किसी भी देश के लिए वैसे 10% से ऊपर होना खतरनाक हो जाता है, मतलब बहुत ही डेंजर है। तो उसके लिए सलूशन ये है कि हमको बहुत बृहद स्तर पर इंडस्ट्री और एकेडमिक का संवाद स्थापित कराना चाहिए हर शहर में।
इंडस्ट्री किस प्रकार की है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, उनका एकेडमिशियन से संवाद नहीं है, एकेडमिक्स के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता। बहुत सारी इन्वेस्टर्स मीट भी होती है पर लेकिन उसमें एकेडमिशियंस को बुलाते नहीं, तो ये नहीं मालूम होता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी पर आधारित इंडस्ट्री आने वाली है। यदि इसकी जानकारी एकेडमिशियंस को भी हो तो वैसा वो वातावरण और वैसी टेक्नोलॉजी वो बच्चों को वहाँ पे छात्रों को सिखाया जा सकता है। तो इंडिया में ज़रूरी है कि जितने भी ज़िले हैं उनमें एक तो सर्वे बहुत ज़रूरी कि एमएसएमई की किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को विलेज में भी काम मिल सकता है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि विलेज के लोग अर्बन एरियाज में आ गए। जो विलेज में बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन हो गया, मतलब ज़मीन का विभाजन हो गया, तो बहुत सारे लोग सोचे कि चलो शहर चले। शहर में आए तो या तो वो बेरोजगार हैं, तो किसी न किसी गलत काम में फंस गए, गलत कार्य में। तो इस समय जो अपराध का भी प्रतिशत जो बढ़ रहा है इंडिया में, उसमें भी कारण है बेरोजगारी। तो अगर हम बेरोजगारी को ठीक से समझें, स्कूल लेवल पे भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर व्यक्ति को हायर एजुकेशन चाहिए। स्कूल लेवल के एजुकेशन से भी बहुत सारे बच्चों को ये सिखाया जा सकता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा सकता है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जा सकता है और छोटे-मोटे वर्कशॉप हर स्कूल में स्थापित किए जा सकते हैं, जो नीड बेस्ड हो, जो उस शहर के आवश्यकता के अनुसार तैयार किए जा सकते हैं। तो अगर इसका सर्वे अगर प्रॉपर तरीके से हर जिले का, हर शहर का हो कि वहाँ पर एमएसएमई की किस प्रकार की यूनिट स्थापित हुई, किस प्रकार की मैन पावर की ज़रूरत है, नई क्या संभावनाएँ हैं, जिला उद्योग केंद्र बना हुआ है डीआईटी, वहाँ पर भी बच्चों को जा करके नए-नए उद्यम के लिए उद्यमशीलता भी एक गुण होता। उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल। या एंटरप्रेन्योरशिप एक डिपार्टमेंट सेटमैप भी है। अगर उसके माध्यम से उद्यमशीलता विकसित करने का छात्र में जिसमें जो एप्टीट्यूड है, यदि स्कूल में ही ये काउंसलर तय कर दें कि ये बच्चे हमारे आगे हायर एजुकेशन में जाएँगे, ये बच्चों को अभी ये उद्यमशीलता अगर सिखा दी जाती है तो ये किसी न किसी काम में लग जाएँगे। तो इसलिए हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सुधारने की ज़रूरत है। हम इसमें अधिक से अधिक इंडस्ट्री एकेडमिक का संवाद रखें, हर शहर में होना चाहिए। उद्यमशीलता के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री डिमांड करती है कि हमको इस प्रकार का मैन पावर चाहिए। उस प्रकार के मैन पावर के लिए वो फाइनेंस सपोर्ट भी करते हैं और कुछ जो उद्यमी ने जिसने स्थापित किया उसको कहते हैं कम्युनिटी कॉलेज। यहाँ पर उसका नाम रख दिया गया आईटीआई, लेकिन वहाँ पर उसको क्या किया उन्होंने, कम्युनिटी बेस्ड जो ज़रूरत है कॉलेज, उसमें केवल वही सिखाया जाता है जो इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है। तो वहाँ का जो बच्चा है, जर्मनी का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे अमेरिका का हो, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिखाया जाता है, कम्युनिटी कॉलेज में वही चीज़ सिखाई जाती है जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है। तो वो सीख करके जाता है, वो बेरोज़गार नहीं रहता। ये कहने का मतलब है कि सिस्टम में बहुत कुछ चेंज चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब हम अगर इसको नाम भी बदल दें आईटीआई को, कम्युनिटी कॉलेज ही कर दें, तो जो गाँव के लोग हैं, उनको ये लगेगा कि हमारा बच्चा कॉलेज में पढ़। एक अवधारणा बन गई यहाँ पे, आईटीआई मतलब लेबर। हाँ, आईटीआई मतलब लेबर बन गया। कम्युनिटी कॉलेज की अवधारणा को यदि हम अपने देश में विकसित करें, तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हाँ भाई हमारा लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। कॉलेज में अब जैसे खोल दिया, बिरसिंहपुर में खोल दिया, जतवारा में खोल दिया कॉलेज, ऐसी बहुत जगह कॉलेज खोला। वहाँ एक तो टीचर नहीं है, अब थ्योरी का ज़माना नहीं कि केवल थ्योरी के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो इसलिए हमको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो जहाँ पे उस जगह की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके आधार पर हमको कम्युनिटी कॉलेज को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं एक बार यूएसए गया 2009 में। मैंने वहाँ पे एक वर्कशॉप में गया, एक गाड़ी हमारे सन इन लॉ की खराब हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया। तो मैं उसको ले जाके दिखलाने गया, मैं साथ में गया उनके सन इन लॉ के साथ। तो मैंने उससे पूछ लिया, जो जिसने रिपेयर किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठीक किया था, तो मैंने कहा कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? तो बोला कि आई एम एन इंजीनियर। दिस वाज हिज रिप्लाई। देन आई आस्क्ड हिम अगेन कि बट आई एम आस्किंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन। बोला आई एम मैट्रिकुलेट बट आई एम एन इंजीनियर। ही हैड दिस कॉन्फिडेंस। उसने कहा आई एम एन इंजीनियर बिकॉज आई नो दिस टेक्नोलॉजी, यू डू नॉट नो। the degrees doesn't matter. डिग्री डजंट। उसने कहा यू डू नॉट नो द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बट आई नो, so I am an engineer. This is the concept. This is the concept. Right. But he was only matriculate.
तो यूएसए वगैरह में, कनाडा में, जर्मनी में ये थिंकिंग है कि जो बच्चे 10th तक पढ़ चुके हैं उनको अपने पैरों पे खड़े होना, उनको माँ बाप उन्हीं लोगों को हायर एजुकेशन भेजते हैं जिनको प्रोफेसर बनना। मैडम आज कंपटीशन का दौर है, महंगाई का भी दौर है, तो आज जो एक कल्चर है, जो एक चलन है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपके परिवार में भी मैंने देखा कि बिटिया आईपीएस है और दामाद जी भी आईएएस हैं। तो इतना प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर रहता है। फिर कभी एक-दूसरे को टाइम नहीं दे पाना, उनसे मनमुटाव होता है, खींचातानी होती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि बच्ची ने आपके पास शिकायत करी हो कि मुझे नहीं रहना है या मुझे दूर जाना है, मम्मी मैं आ रही हूँ, ऐसा कोई नौबत आई है क्या? या फिर अगर कुछ ऐसा हुआ है, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया है? जहाँ तक मेरे बेटी और दामाद का सवाल है, वहाँ तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि जब ये आईपीएस का सिलेक्शन हुआ था और उस समय हमारे बहुत प्रपोज़ल भी थे, तरह-तरह की और भी सर्विसेज़ थे। तो ये एक उद्देश्य ज़रूर हम लोगों ने एक सोचा हुआ था कि चूँकि आईपीएस तो काबिल है, हम किसी आईएएस की आईपीएस ही करेंगे, जिसमें आगे जाके कभी-कभी हस्बैंड को ऐसा हो जाता है, पहुँच जाता है कि भई ऊँचे पद पे है, तो ये स्थिति ना आए। और ईश्वर की बड़ी कृपा रही जी। कि हम पर आईएएस हमारे पर मिला है और दोनों ही अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार भी हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित भी है। और आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जानते हैं कि एक-दूसरे का कि इनके पास एक-दूसरे के पीछे कितना काम भी रहता है। तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं है। बेटी हमारी बहुत ध्यान करती है, वो आर्टफुलनेस एक रखता है ध्यान, ओके। उससे जुड़ी हुई है। तो उसको मेडिटेशन से ही बहुत उसके अंदर मतलब एक प्रकार की पावर है कि ओवर एमिंग को दिन बाद दिन जब वो करती है और हमारे सानिंदा भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का। सर, मैडम, आज आप लोग का जो जीवन है, एक आदर्श जीवन है, एक आइडियल है हमारे देश के लिए, समाज के लिए। तो मैं चाहूँगा हमारे शो के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप बताएँ, अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी अभी जो बच्चे हैं, जनरेशन हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी अपने बच्चों का उसी तरह से पालन-पोषण करें, जैसे कि मतलब एक आदर्श परिवार में या मतलब बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो सकता है, जब हम बच्चों पर भी ध्यान दें। मतलब नाती-पोतों पे भी हमको वैसे ही ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। और ये चूँकि ऑटोमोबाइल का और विशेष तौर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो कम से कम मोबाइल का कम से कम उपयोग हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसका आवश्यकता अनुसार ही करे। हमारा उद्देश्य ये भी रहता है, हम अपने बच्चों को जो हमने संस्कार डाले हैं, वो ये भी है कि ईमानदारी और निष्ठा से समाज के जो भी कार्य आपको मिला है उसमें ईमानदारी से काम करिए, ऑनेस्टी से काम। ऑनेस्टी से काम करिए और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। जो भी काम करें ईमानदारी से करें, संयम से करें, निष्ठा से करें और कार्य में समर्पण आपका दिखना चाहिए। उसमें समर्पण भी होना चाहिए। मतलब आपका मैसेज है। मैम? हाँ, मैं भी यही कहूँगी अपने बच्चों से भी और आज की जो भी युवा पीढ़ी है कि भाई आजकल क्या है कि दोनों जन हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो गए हैं। जी। तो इसमें एक-दूसरे की कठिनाइयों को आपस में समझें और जितना हो सके कि एक प्रकार से आज की जो यंग जनरेशन है उनमें पैसा कमाने की होड़ हो गई है और सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं, तो बच्चे कहीं न कहीं थोड़ा नेगलेक्ट होते हैं। तो इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को समय भी दें और घर परिवार को तो अच्छे से एक-दूसरे को समझें और इसके साथ-साथ कुछ अपना जैसे हमारे यहाँ जो सर्वेंट्स काम कर रहे हैं या हम समाज के लिए कुछ और कर सकते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा व्यवहार अच्छा रहे और समाज के लिए भी हम कुछ समय निकाल सकें, इस प्रकार से उनको काम करना चाहिए। सर, दिल की बात विजय सिंह के साथ ये जो शो है हमारा, इसमें हम दिल की बातें करते हैं, बिना किसी बनावट के, बिना किसी फ़िल्टर के। तो सर, इस शो के माध्यम से आप देश को, समाज को, युवाओं को, माता को, पिता को, बच्चों को कोई मैसेज देना चाहती हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात? प्लीज़ सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शालीनता और धैर्य और विनम्रता ये बहुत ज़रूरी है और ईमानदारी। इस समाज में वर्तमान में जो थोड़ी विकृति दिख रही है, उसको दूर करने का एक ही तरीका ये है कि पुनर्विचार करें समाज के सभी लोग कि हम
ईमानदारी से जीवन जिए या गलत तरीके से जिए, इसका निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए और समाज में एक ऐसा सुधार दिखना चाहिए कि हम कह सकें कि हमारा देश वास्तव में विकसित है। और विकसित हमारी सोच हो सकती है जब हमारा पूरा समाज ईमानदारी पर चले और हमको किस तरह से समन्वय, सौहार्द्रता का वातावरण, नैतिकता का वातावरण, नैतिकता का पालन करना चाहिए। तो हमारे देश में जो हमारी पूर्व संस्कृति थी, हमारा कहता है स्वर्ण युग कहा जाता है, तो स्वर्ण युग था जहाँ पे भाईचारा बहुत अच्छा था, समन्वय था, लोगों में सौहार्द था, ईमानदारी थी, भ्रष्टाचार नहीं था। और इस प्रकार का समाज हमारे देश में अतीत काल में, पूर्व काल में, चाहे आप पुराना देखिए, जहाँ जहाँ भी सभ्यता का विकास हुआ भारत में, वहाँ पहले यही इसी प्रकार की सोसाइटी थी। एक दूसरे से समन्वय के आधार पर लोग काम करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे और ईमानदारी से काम करते थे। तो ये इसकी ज़रूरत है इस देश में फिर से कि हम इसको स्थापित करें। लोगों में बहुत सौहार्द्रता, दयालुता, ये विनम्रता रखना ही एक विकसित देश की ये अवधारणा तभी सफल होती है जबकि हम ईमानदारी से, भौतिकता के बजाय हम आध्यात्मिक यात्रा की ओर हम यदि अग्रसर होते हैं और हम अपने दिल से काम करें। जो मेडिटेशन की बात जो की जा रही है आज के दौर में, मेडिटेशन की बात की जा रही है, अगर हम ध्यान करें तो हमारी आत्मा हमको गलत रास्ते पर नहीं ले जाती, वो हमको सही रास्ता बताने के लिए, चुनने के लिए प्रेरणा देती है। और जब हम मस्तिष्क और आत्मा दोनों का समन्वय करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी भौतिक चीज़ों के लिए हमारी दौड़ हो जाती है वो कम हो जाती है। हम कम से कम में भी काम चला सकते हैं अपने जीवन को। और अगर हम आध्यात्मिकता को यदि अपने जीवन में शामिल करेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में, देश में अपना नाम भी हमारा नाम भी होगा। और दूसरी बात यह कि हम एक विकसित रूप से, वास्तव में विकसित देश तभी माना जाएगा जबकि आध्यात्मिक विकास हमारे देश का बहुत बेहतर तरीके से। मैम, मेरा क्वेश्चन जो है ना कि चूंकि आज की वाइफ को, आज की बहू को, आज की पत्नी को, आज की माँ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शो के माध्यम से? क्या अपने दिल की बात कहना चाहेंगी उनसे? हाँ, तो बहुत कुछ बातें तो सब ने जो कही है जी। और कल की बातें से हम सब सभी सहमत हैं। ये आजकल थोड़ा-सा ये ज़रूर हो गया कि बहुत ज़्यादा हम लोग भौतिकता के दौर में पड़ गए हैं। एक दिखावा और पैसे कमाने की होड़ भी लग गई है और एक युवा वर्ग में एक विदेश जाने का भी बड़ा पेट हो गया है, यार हम कोई अमेरिका ये वो सब। तो ये हमारे यहाँ खुद ही युवा वर्ग में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट विदेश चला जा रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको थोड़ा-सा वो करे कि भाई हमारे देश के प्रति भी, जहाँ हमने जन्म लिया है, हमारा उसके प्रति भी कुछ कर्तव्य है। तो ये सब चीज़ें और समन्वय वगैरह तो सब ज़रूरी ही है कि धैर्य से, सहनशीलता के साथ हम देखें, आध्यात्मिकता का साथ न छोड़ें, क्योंकि ईश्वर एक बहुत बड़ा सहारा है। यदि हम ईश्वर पे विश्वास रखें तो बहुत बड़ा सहारा है। और जहाँ तक आजकल की युवा पीढ़ी की या लड़कियों की बात है, तो उनको भी, चूँकि वो उनके ऊपर दोहरी मार तो पड़ रही है, वो कमा भी रही हैं, ऑफिस से जा रही है, घर भी देख रही है, लेकिन उनको भी बहुत धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ और सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए और समझदारी से काम लेना है। जमीन में बरगद का पेड़ जरूरी है, बरगद की छांव जरूरी है, क्योंकि बरगद के नीचे भले कुछ ना पलता हो पर बरगद में बहुत कुछ पलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी विरासत हैं, उनके एडवाइस, उनके सजेशंस हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करती हैं। तो थैंक यू सो मच सर, मैडम, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया है और बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर करी हैं और हम सच में कह रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए मिला है और बहुत मज़ा भी आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद।